एल्काइल रेडिकल लिखा रहा था ना मैं, प्रोपेन के एल्काइल रेडिकल लिखा दिए थे मैंने, है ना। प्रोपेन से 2 एल्काइल रेडिकल बनते थे, कौन कौन से, एक तो बनता था एन प्रोपाइल और एक बनता था आइसोप्रोपाइल, लिखा दिया था ये। इसके बाद में देखो नेक्स्ट ब्यूटेन के रेडिकल्स, ठीक है। एल्काइल रेडिकल्स के एग्जांपल देख रहे थे हम, है ना। उसमें किससे, ब्यूटेन से बनने वाले रेडिकल देखेंगे। ब्यूटेन होता है C4H10, क्लियर। अगर इसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूं तो इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। एक तो पॉसिबल होती है ये वाली, जिसमें जो 4 कार्बन एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में इस तरीके से अरेंज होते हैं, क्लियर। इसको बोला जाता है एन ब्यूटेन। क्या बोला जाता है इसको, एन ब्यूटेन। और एक होता है जिसमें 4 कार्बन एटम्स इस तरीके के अरेंजमेंट में होते हैं, क्लियर। इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। क्या बोला जाता है इसको, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो होता है इसका मोलेकुलर फॉर्मूला C4H10 होता है। उसकी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, एक तो 4 कार्बन एटम्स इस तरीके से स्ट्रेट चेन में अरेंज हो, या फिर 4 कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज हो। जब ऐसे स्ट्रेट चेन होती है तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आगे एन यूज किया जाता है। जैसे ये ब्यूटेन है तो आगे क्या यूज करोगे, एन ब्यूटेन, क्लियर। और जब भी ये CH3 CH3 ये वाला ग्रुप दिखाई देता है तो क्या यूज किया जाता है, आइसो, तो इसको बोलोगे आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 टाइप के होते हैं, ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इन दोनों से 2 रेडिकल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव कर देते हैं तो बनने वाली स्पीशीज को क्या बोला जाता है, एल्काइल रेडिकल बोला जाता है, क्लियर। तो ब्यूटेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं तो क्या मिलेगा, ब्यूटाइल। क्या मिलेगा, ब्यूटाइल, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एल्केन से बनता है एल्काइल, मीथेन से बनता है मिथाइल, इथेन से बनता है इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, क्लियर। तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल, ठीक है। अब ब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C4H9, और ये एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम होगा तो H9 हो जाएंगे, और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन एटम की, तो एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब उनकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती है, देखो इधर। सबसे पहले एन ब्यूटेन से कौन कौन से रेडिकल बनते हैं वो देखते हैं अपन। तो ध्यान दो, मैंने बताया था ये वाला जो कॉर्नर वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन प्राइमरी। इधर भी ये कैसा, प्राइमरी कार्बन, तो इससे अटैच होने वाला हाइड्रोजन प्राइमरी, ठीक है। जब हम प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, तो किसी भी एक टाइप से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है। प्राइमरी हाइड्रोजन को जब रिमूव करोगे तो ये स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इसको बोल दिया जाता है एन ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटाइल, क्लियर है। कब, जब एन ब्यूटेन का प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। अब जो बीच वाला हाइड्रोजन है ये कैसा हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो जब सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो एक अदर नया एल्काइल रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो देखो, या तो इससे रिमूव कर दो या इससे रिमूव कर दो, दोनों बात एक ही है। तो ये ब्यूटेन में अगर मैं सेकेंड कार्बन से या बोल लो सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, ठीक है, तो ये भी है तो ब्यूटाइल, बट सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव किया है इसलिए इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आ रही है बात समझ में। प्राइमरी कार्बन को, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 इससे बन गए, और कोई हाइड्रोजन है क्या प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा, नहीं है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी थी। इसमें देखो, अब इसमें भी ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो तीनों हाइड्रोजन एक ही टाइप के प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो एक एल्काइल रेडिकल बनेगा, और बीच वाला जो है ये है टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो एक नया रेडिकल बनेगा। तो आइसोब्यूटेन से भी 2 टाइप के एल्काइल रेडिकल बनते हैं ब्यूटेन के। एक तो बनता है जब प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, तो देखो जैसे मैंने इस वाले प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्लियर। तो इसमें भी आइसो वाला ग्रुप दिख रहा है और ये ब्यूटाइल है, तो इसको बोल दिया जाता है आइसोब्यूटाइल। क्या बोल दिया जाता है इसको, आइसोब्यूटाइल। और इसको देखो, अगर टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा या बोल लो टर्सरी हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो वो भी होगा तो ब्यूटाइल,
बट टर्शरी से रिमूव करने की वजह से इसको बोला गया है टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोला गया है इसको? टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर? तो ब्यूटेन से कितने एल्काइल रेडिकल बनते हैं? 4 एल्काइल रेडिकल। ठीक है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर? नोट कर लो इसको। इसके बाद टॉपिक डाल लो रूल्स फॉर एन आइसो नियो। रूल्स फॉर एन आइसो नियो। एन आइसो नियो, ठीक है, इनके लिए रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन किसी कंपाउंड में एन यूज कर रहे हैं, किसी में आइसो यूज कर रहे हैं, है ना, और एक दो जगह कहीं नियो भी देखोगे तो नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल। ठीक है, तो वो कब यूज किया जाता है? ठीक, तो उसके लिए रूल्स है। तो दो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब स्ट्रेट कार्बन चेन होती है तो स्ट्रेट कार्बन चेन वाले एल्केन्स जो होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके आगे एन लगाया जाता है कॉमन सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप दिखाई देता है तो मैं एक टर्मिनल पे अगर ये वाला ग्रुप दिखाई देता है तो क्या यूज करते हो? आइसो। और अगर टर्मिनल पे ये वाला ग्रुप दिखाई देता है तुम्हें तो फिर क्या यूज किया जाता है? नियो। क्लियर? तो ये 3 रूल है। फर्स्ट लिख लो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो डायरेक्ट। फॉर स्ट्रेट कार्बन चेन containing alkanes, straight carbon chain containing alkanes or their derivatives, alkanes or their derivatives, N is used, N ये वाला स्मॉल n, उसके बाद में से हाइफन, N is used before the name in common system, before the name in common system। अगर कोई स्ट्रेट कार्बन चेन वाला एल्केन है या एल्केन डेरिवेटिव है, ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में उसके नाम से पहले किसको यूज किया जाता है? स्मॉल एन को यूज किया जाता है। जैसे देखो 3 कार्बन का एल्केन ये होता है, ये क्या होता है? 3 कार्बन का एल्केन, है ना। अब तक तुम 3 कार्बन के एल्केन को ऐसे लिखा करते थे C3H8, बट अब मैंने इसको ऐसे लिखना सिखा दिया कि अगर 3 कार्बन का कोई कंपाउंड बनाओगे तो सबसे पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के एक चेन बना दोगे। ठीक, फिर उसके बाद में देखोगे एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही है, फिर जो भी कार्बन है हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे करने हैं, है ना। जितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतने तो दिख ही रहे, जितने मिसिंग है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक, अब ये एक एल्केन है और स्ट्रेट कार्बन चेन वाला एल्केन है, तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। अब अगर किसी का कॉमन सिस्टम में नाम देना है तो आगे एन लगा दिया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं एन प्रोपेन। क्लियर? सिमिलरली 4 कार्बन का एक एल्केन है, अभी थोड़ी देर पहले भी यूज किया जाता है, मतलब यह किया था, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक, कॉमन सिस्टम में अगर इसका नाम बोलना है तो आगे क्या लिखोगे? एन ब्यूटेन, क्योंकि एक स्ट्रेट कार्बन चेन वाला एल्केन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ये एक एल्केन है, कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में, मतलब ये 6 कार्बन का एल्केन है। ठीक है, तो 6 कार्बन का एल्केन, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और एल्केन के यूज किया जाता है एन, तो हेक्सेन है, और स्ट्रेट कार्बन चेन है तो आगे क्या यूज होगा? एन, तो
तो इसको बोलोगे एन हेक्सेन। ठीक है, ये सब इनके क्या है, कॉमन नेम्स है। जैसे प्रोपेन का कॉमन नेम है एन प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का कॉमन नेम एन प्रोपेन, ब्यूटेन का एन ब्यूटेन। कब? जब ये स्ट्रेट कार्बन चेन वाले। आगे बात समझ में? ठीक, ऐसे ही मान लो अगर इसका कोई डेरिवेटिव है, जैसे ये है, तो फिर इसको बोल दिया जाता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सॉरी एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहां पर एन प्रोपाइल क्लोराइड क्यों बोला? ये 3 कार्बन का एल्केन होगा सपोज, ये वाला ऊपर वाला देखो प्रोपेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन जैसे ही हटा क्या बन गया? एल्काइल बन गया। प्रोपेन में से हटा इसलिए प्रोपाइल बन गया। ठीक है, और क्लोरीन जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। आ रही है बात समझ में? और एन क्यों यूज किया? क्योंकि स्ट्रेट कार्बन चेन है। ठीक है, इसलिए एन प्रोपाइल क्लोराइड इसको बोला गया है। आई बात समझ में? नोट करो इसको। सेकेंड रूल हम किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? आइसो कब यूज किया जाता है नेम में, है ना? तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है, तो मैं वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। किसी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें क्या यूज किया जाएगा? आइसो यूज किया जाएगा। क्लियर? लिखो इसमें, इफ इन एल्केन CH3 CH CH3, ये ग्रुप लिख लो। इफ इन एल्केन लिख लिया, ये ग्रुप इज प्रेजेंट then iso is used before the name. Iso is used before the name in common system. ठीक है, अगर किसी एल्केन में ये वाला ग्रुप है, अगर ये वाला ग्रुप होगा तो टर्मिनल पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो अगर ये वाला ग्रुप है किसी एल्केन में तो क्या यूज करोगे? नाम से पहले आइसो। ठीक है, जैसे देखो ये CH3 CH3 और इधर ये ऐड कर दिया मैंने Cl। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 कार्बन का एल्केन जो होता है वो क्या होता है? प्रोपेन होता है 3 कार्बन का एल्केन। उसमें से एक हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह पे क्लोरीन आके जुड़ गया, तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा तो प्रोपाइल। और ये जो ग्रुप दिख रहा है CH3 CH3 ऊपर वाले से मैच हो रहा है, तो आइसो लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो इसको बोल देते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोल देते हैं? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? देखो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन है ना? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो क्लोरीन जुड़ेगा। अगर हाइड्रोजन ही नहीं हटेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो फिर वो 5th बॉन्ड तो बनाने से राइस। वो एक हाइड्रोजन हटा, जैसे हाइड्रोजन हटा एल्काइल रेडिकल बन गया, प्रोपेन से बना तो प्रोपाइल। अब आइसो क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो ऊपर ग्रुप दिखा है अगर ये कहीं दिख जाएगा तो आइसो यूज करना है। ठीक, तो आइसो प्रोपाइल, पीछे क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोराइड, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जांपल ये CH3 CH3 ये वाला ग्रुप है और इससे आगे जुड़ा हुआ है CH3। ठीक, तो ये 4 कार्बन का एक एल्केन है तो इसको बोला जाता है ब्यूटेन, है ना? और ब्यूटेन में ये ग्रुप दिख रहा है इस साइड पे तुम्हें, तो इसको आइसो से बोलेंगे, आइसो और फिर ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, ये CH3 CH3 और इससे इधर ये ग्रुप जुड़ गया, तो अपने तो इस ग्रुप को मार्क कर लो। ये ग्रुप दिख रहा है मतलब आइसो लगेगा पहली बार। कितने कार्बन का एल्केन है? 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन। ये ग्रुप लग रहा है तो आइसो, तो आइसो पेंटेन। कौन सा पेंटेन? आइसो पेंटेन मान लो। नेक्स्ट है इसके बाद में थर्ड, अगर किसी कंपाउंड में
ये वाला ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, तो फिर क्या यूज किया जाता है, नियो। क्या यूज करते हैं, नियो, है ना। लिख लो इसमें, इफ in an alkane, if in an alkane this group, ये नोट करो, if in an alkane, ये ग्रुप लिखो, लिख लिया, ग्रुप इज present, then neo is used before the name, neo is used before the name in common system। क्लियर। अगर किसी एल्केन में ये ग्रुप दिख रहा है तो फिर क्या यूज करोगे, नियो यूज करोगे नेम से पहले, है ना। ये सब कॉमन नेम में बात होती है। देखो इधर एग्जांपल में, जैसे ये CH3, इधर ये CH2 और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये अलग इस वजह से लिखा मैंने, चाहता तो कंबाइंडली इधर CH3 भी लिख देता, बट ये ग्रुप फिर दिखाई नहीं देता, है ना। तो उसको दिखाने के हिसाब से मैंने ऐसे लिख दिया। ये ग्रुप दिख रहा है मतलब क्या लगेगा, नियो। कितने कार्बन का एल्केन है, तो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्केन होता है पेंटेन, और पेंटेन में ये ग्रुप दिख रहा है, इस वजह से आगे नियो लगेगा। तो क्या बोलोगे, नियो पेंटेन बोलोगे, क्या बोलोगे, नियो पेंटेन बोलोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये CH3, इधर भी CH3, ये CH2, इधर ये CH3, इससे जुड़ गया ये CH3। क्लियर। एक एल्केन है, उसमें ये वाला ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसी से मैच हो रहा है, क्या लगाओगे, नियो। कितने कार्बन का एल्केन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन, ये ग्रुप दिख रहा है इसलिए नियो लगाओगे, तो नियो हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन, नियो हेक्सेन। क्लियर। टॉपिक डाल लो, nomenclature of organic compounds in common system, nomenclature of organic compounds in common system, nomenclature of organic compounds in common system। क्लियर। अब मैंने बताया कि कॉमन सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है वो जनरली सोर्स के बेसिस पे दिया जाता है। किसके बेसिस पे दिया जाता है, सोर्स के बेसिस पे, है ना। अब सोर्स के बेसिस पे दिया जाता है तो वो कुछ नेम जो है अपने को डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे मैं कंपाउंड लेता हूं, है ना, और यहां पर उसका नेम और यहां पर उसका क्या है, सोर्स, ये लिख देते है ना। जैसे एक कंपाउंड होता है CH4 को बोला जाता है मार्श गैस, ठीक है। कौन सी गैस, मार्श गैस, ठीक है। तो ये मडी लैंड से मिलती है ना, और मडी लैंड को मार्श भी बोला जाता है, इसलिए इसको मार्श गैस बोलते हैं। अब ये इसका सोर्स है जहां से ये मिल रही है। मडी लैंड नहीं बोलते, दलदली भूमि, किचन वगैरह होता है ना जहाँ पे, ठीक है, वहां पे ये गैस मिलती है, तो इसको बोल दिया जाता है मार्श गैस, ठीक। ऐसे ही एक कंपाउंड होता है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड जो है ये किससे मिलता है, ये मिलता है रेड एंड, ठीक है। इसको ग्रीक में फॉर्मिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फॉर्मिका। जो लाल चीटियां होती है उसको ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फॉर्मिका, है ना। तो फॉर्मिका से मिलने वाला एसिड, इसलिए इसको बोल देते हैं फॉर्मिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट होता है, तो ये देख रहे होंगे तुम कुछ सोर्स के बेसिस पे तो नाम है ना। अब वो जरूरी नहीं है कि सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जनरली जितनी भी डिस्कवरीज होती है
है ना, ये अदर कंट्रीज के जो साइंटिस्ट है वो करते हैं, है ना, तो उनके बेसिस पे ये नाम दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने यूएस इंग्लिश चलती है तो उसके अकॉर्डिंग दो, ठीक है। तो वैसे ये तो अपन क्या है, जैसे फॉर्मिका है तो रेड आंट अपन समझ जाते हैं, इस वजह से लिख देते हैं, वरना वहां पे फॉर्मिका बोला जाता है तो फॉर्मिका से मिलने वाला तो डायरेक्ट फॉर्मिका से बोल दिए, काम खत्म। नेक्स्ट होता है ये, इसको तो तुम जानते ही होंगे, CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। कैसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये क्या होती है, एसिटिक एसिड, ठीक। इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, एसीटम से, ठीक है, एसीटम, है ना, एसीटम होता है विनेगर, ठीक है, जिसको अगर मैं बोलते हो सिरका, किसका, सिरका, ठीक है ना, सिरके से मिलता है, उस सिरके को, विनेगर को ग्रीक में बोला जाता है एसीटम, तो एसीटम से बनने वाला एसिटिक एसिड, क्लियर। इसके बाद में एक होता है जैसे ये वाला CH3 CH2 CH2 C, इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो ये मिलता है ब्यूटायरम से, किससे मिलता है, ब्यूटायरम से। ब्यूटायरिक एसिड जो है वो किससे मिलता है, ब्यूटायरम से, है ना। और जो ब्यूटायरम होता है वो क्या होता है, ब्यूटायरम मतलब होता है बटर, ठीक। और कौन सा बटर, रेंसिड बटर। रेंसिड बटर मतलब एक तरीके से बोल लो सड़ा हुआ बटर जो होता है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो रेंसिड बटर जो होता है उसको बोलते हैं ब्यूटायरम ग्रीक लैंग्वेज में, और ब्यूटायरम से मिलने वाला एसिड उसको बोल देते हैं ब्यूटायरिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट है C6H5 CONH CH2COOH, इसको बोला जाता है हिप्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, हिप्यूरिक एसिड, इसको बोला जाता है हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। ये किससे मिलता है, हिप्पस से मिलता है। हिप्पस को अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हॉर्स, घोड़ा, ठीक है, घोड़े से मिलता है, इसलिए इसको हिप्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब कोई सी लैंग्वेज में, ग्रीक में या कोई जर्मन में या कोई और दूसरी लैंग्वेज में उसको हिप्पस बोला जाता है ना। जैसे एक होता है हिप्पोपोटेमस, ठीक है, उसको बोलते हैं दरियाई घोड़ा, तो वो भी उसकी एक दूसरी लैंग्वेज में ही बोला गया है ना। इंग्लिश में भी उसको एज इट इज मान लिया गया, तो मान लिया गया, तो हिप्पस से मिलता है इसलिए इसको बोलते हैं हिप्यूरिक एसिड। तो सोर्स के बेसिस पे कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, है ना, किसमें, कॉमन सिस्टम में। आगे बात समझ में। अब ऐसे बहुत सारे सोर्स है दुनिया में, तो कितने सोर्स याद रखोगे, है ना। अपन मेन जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम याद रख लेंगे जो अपने जनरली यूज में आते हैं, ठीक। तो उनका बहुत सी बार कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, तो अपन जो जनरली यूज में आते हैं उनका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे। सोर्स से ज्यादा अपने को मीनिंग नहीं है, ये तो मैंने केवल एक समझाने के लिए कुछ सोर्स के नाम लिख दिए कि यहाँ से इनको मिलता है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है, ठीक। बट इनको कहाँ तक याद रखोगे ये हो जाएगा बहुत, ठीक। तो कुछ कुछ मेन कंपाउंड लिख लेंगे अपन, उनके नाम अपन याद रख लेंगे, ठीक है, इसको नोट करो। देखो इधर, अब कंपाउंड और उनके कॉमन नेम लिखने डायरेक्ट। तुम्हारी टेबल तो कंटिन्यू रहेगी, है ना, सोर्स वाले जगह पे अपन नहीं लिखेंगे। जैसे एक होता है HCHO, या इसको CH2O भी लिखा हुआ मिल जाता है कहीं भी, है ना, तो इसको बोला जाता है फॉर्मेल्डेहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डेहाइड। एक होता है CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटेल्डेहाइड, ठीक है। एक होता है CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइल ग्लाइकोल, ठीक। एक होता है CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, केसीटोन, एसीटोन, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एक होता है CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, है ना। एक होता है ये बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर CH3, तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन, ठीक है। एक होता है ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, तो इसको बोला जाता है फिनोल।
ठीक है। एक होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जुड़ा है तो इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। ठीक, ऊपर वाले नोट कर लिए? नहीं करो जल्दी से। आप ये देखो इसके बाद में नेक्स्ट, इसके अलावा और अदर कंपाउंड्स है, बातें मत करो बस ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद में एक जो कंपाउंड होता है ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद में जैसे बेंजीन, अगर इससे, ठीक है, ये OH जुड़े होते हैं, है ना, तो इसको बोला जाता है रिसोर्सिनोल, सॉरी केटेकोल। इसको बोला जाता है केटेकोल, ठीक है। अगर बेंजीन से इस तरीके से दो OH जुड़े, तो इसको बोल देते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक है। अगर बेंजीन से इस तरीके से दो OH ग्रुप जोड़ देते हो तो इसको बोलते हो क्विनोल। क्या बोल देते हो इसको? क्विनोल, ठीक है। अगर ये दो COOH इस तरीके से जुड़े हैं तो इनको बोला जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोला जाता है इनको? ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? तो ये कुछ जनरल कंपाउंड्स हैं जिसके कॉमन नेम अपने को पता होना चाहिए। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे जो भी आते रहेंगे तो उनके नाम में साथ के साथ बताता रहूंगा, ठीक है ना। जैसे जब IUPAC नेम पढ़ा हुआ तो वैसे कॉमन सिस्टम वाला जो अपने थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, बट फिर भी साथ के साथ में बहुत सारी चीजें बता दूंगा उसमें, किसका कॉमन नेम कैसे दिया जाता है। जैसे आगे अपन फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग कॉमन नेम होता है, तो वो पैटर्न भी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी को काम नहीं आएगा बट 12th में काम आएगा, है ना। तो इस वजह से अपने को उसमें भी टाइम देना है थोड़ा सा, उसको भी अपन साथ में करते हैं। ठीक, नोट हो गया है पूरा? ठीक है, कर लो इसको, नोट कर लो। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसके बाद टॉपिक डाल लो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन सिस्टम वाला हो गया, अब है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। जब भी कोई कंपाउंड दे दे तुम्हें और बोला जाए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, तो सबसे फर्स्ट स्टेप उसमें जो करना होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहला स्टेप अपना क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन की, ठीक है, या बोल लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट की जाती है, यह सबसे पहला काम है ना। IUPAC सिस्टम में जब भी नोमेनक्लेचर कर रहा हो सबसे पहला काम क्या करोगे? लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, ठीक। लॉन्ग कार्बन चेन का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो, वो वाली चेन एक बनानी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये 4 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उनको इसी तरीके से लिखूंगा, है ना, केवल कार्बन कार्बन लिखूंगा। अंडरस्टूड है तुम्हें किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ने थे, है ना, ये ऑलरेडी तुम जानते हो। जैसे अगर इसकी बात करूंगा तो सर 3 हाइड्रोजन, इसकी तो 2 हाइड्रोजन, तो ये अंडरस्टूड है तुम्हें, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन लिखेंगे उनको अब इस तरीके से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये करके लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब इसमें अगर मैं इसमें लॉन्ग कार्बन चेन बनाता हूं तो ये 4 कार्बन की चेन ही बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैं ये कोई कंपाउंड लेता हूं,
ठीक है, और इसमें लॉन्ग कार्बन चेन बनाता हूं, तो इसमें लॉन्ग कार्बन चेन बनेगी, कैसे बनेगी, 1 2 3, ठीक है। अब या तो मैं इधर ही बढ़ सकता हूं या फिर मैं इधर ही बढ़ सकता हूं, है ना। तो 1 2 3 4 इधर बढ़ूंगा तो भी 4 कार्बन की मैक्सिमम चेन मिलेगी, इधर बढ़ूंगा तो भी मैक्सिमम चेन कितने की मिलेगी, 4 कार्बन की। तो लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी, यहाँ 4 कार्बन की, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है उसमें इस तरीके से लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है, क्लियर। जैसे यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन ये 4 कार्बन की बनानी है, कोई सी भी बना सकते हो, किसी की मर्जी हो, ये वाली क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक। अगर इस चेन को सिलेक्ट करते हो तो ये एक ग्रुप बचता है, अगर इस चेन को सिलेक्ट करते हो तो ये एक ग्रुप बचता है, तो दोनों सेम ही है, क्लियर। अगर मान लो जैसे ये कोई कंपाउंड दे दिया जाए तुम्हें, ठीक, और इसमें बोला जाए लॉन्ग कार्बन चेन बनाने को, तो लॉन्ग कार्बन चेन सारी पॉसिबिलिटी देखनी होती है अपने को, वो एक कंपाउंड को चेक कर करके कि कौन कौन सी कार्बन की चेन तो पॉसिबल है और उनमें सबसे लॉन्ग कौन सी, ठीक। जैसे देखो अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ 1 2 और 3 इधर चला जाता हूँ तो 3 कार्बन की चेन बनेगी। अगर मैं ऐसे बढ़ता हूँ 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की चेन बनेगी और 1 और 2 ग्रुप बचेंगे। चेन के बाद में कितने ग्रुप बचेंगे, 2। जब मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ ये वाली, तो कितने ग्रुप बच रहे हैं, 2, है ना। तो 4 कार्बन की चेन बनेगी, मतलब 3 से तो ज्यादा बन सकती है, तो 4 कार्बन वाली को लॉन्ग कार्बन चेन बनाएंगे। और चेक करो 1 2 3 4, अगर मैं ये वाली 4 कार्बन की चेन बनाता हूँ तो भी मुझे चेन वही 4 कार्बन की मिल रही है और ग्रुप कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों सेम ही होगी वो तो, ठीक। इसके अलावा इधर से अगर मैं आता हूँ तो 1 2 3 नहीं, 4 कार्बन की मिल रही है तो 3 कार्बन वाले को क्यों छेड़ेंगे, ठीक। 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन की है और इसमें भी जो ग्रुप है देखो वही 2 ही ग्रुप बच रहे हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक। तो मैक्सिमम जो चेन इसमें मिल रही है लंबी वाली वो 4 कार्बन की मिल रही है और हर 4 कार्बन की चेन के बाद में 2 ग्रुप मिल रहे हैं, तो सारी चेन एक जैसी है, ठीक है। तो कोई सी भी एक लॉन्ग कार्बन की चेन बना लो, ये वाली। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तुम्हें दिया जाएगा, है ना, उसमें हाइड्रोजन भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन से कंफ्यूज नहीं होना आपने, है ना। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान रखने वाली बातें स्टार्ट होगी अब। तो इसमें एक नोट तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट है, सेम कार्बन एटम की मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन्स क्या है, पॉसिबल है ना। और उनमें से फिर एक को सिलेक्ट करने की बारी अपने पास आ जाती है, ठीक। जैसे यहाँ भी थी तो मोर देन 1, बट सब एक जैसी थी, क्यों, सब में लॉन्ग कार्बन चेन के बाद 2 ही ग्रुप बच रहे थे, सब में लॉन्ग कार्बन चेन के बाद 2 ग्रुप बच रहे थे, तो सारी की सारी एक ही चेन है, वो कोई सी भी मान लो उसको एक ही चेन माना जाएगा, ठीक। बट अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग कार्बन की मोर देन 1 चेन है और हर लॉन्ग चेन में ये जो ग्रुप बच रहे थे इनके नंबर्स अलग अलग होती है, ठीक। तो फिर वो वाली लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट की जाती है जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्या बोला मैंने, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन पॉसिबल होती है तो कौन सी चेन सिलेक्ट की जाती है, जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होते हैं। कौन से वाले ग्रुप, ये चेन के बाद में ये जो ग्रुप बचते हैं इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इनको, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन पॉसिबल है सेम कार्बन एटम की, तो फिर वो वाली चेन सिलेक्ट की जाती है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल देखो, ये एक कंपाउंड है, अरे देखो रे देखो, बातें ना करो, देखो ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में तुम्हें लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है तो सारी पॉसिबिलिटी देखोगे सबसे पहले तो, है ना, कि लॉन्ग कार्बन चेन कौन कौन सी बन रही है, उनमें सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, वही लॉन्ग कार्बन चेन है। तो देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बन रही है और जब 5 कार्बन की ये चेन बन रही है तो ये जो एक ग्रुप है यही बच रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है, 1, ठीक है। जब 5 कार्बन की चेन बन रही है तो सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है, 1, है ना। तो एक तो ये चेन सिलेक्ट कर ली मैंने, तो इस चेन को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये पूरा एक ग्रुप मिल रहा है मेरे को। दूसरा, इसी कंपाउंड को इधर बनाता हूं, अब इसमें देखो ये तो एक पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 ये भी तो 5 कार्बन की है,
ये भी 5 कार्बन की है। अगर मैं इस 5 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करता हूं तो फिर मुझे देखो नंबर ऑफ ग्रुप कितने मिल रहे हैं। यहाँ तो 1 मिल रहा था, यहाँ कितने मिल रहे हैं 1 2 3, 3 ग्रुप मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन 5 कार्बन की ही है, बट ग्रुप कितना मिल रहा है ओनली 1। यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन 5 कार्बन की ही है, बट ग्रुप कितने मिल रहे हैं 3। तो मैंने बताया जब मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन पॉसिबल हो तो वो चेन सिलेक्ट की जाती है जहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ठीक, अब देख लो इसमें 5 कार्बन से ज्यादा की चेन बनेगी नहीं, और 5 कार्बन की जो चेन बनेगी उसमें मैक्सिमम 3 ग्रुप ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तुम या तो इसको इधर घुमा लोगे ज्यादा से ज्यादा तो ये छूट जाएगा, तो भी ग्रुप 3 ही रहेंगे। तो किसको सिलेक्ट करोगे, इस वाली को, इस वाली को नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट कितने 3, और यहां पे ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन टॉपिक डालोगे, ये 3 एग्जांपल नोट कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं कि लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है तो करनी है। इस नोट में फिर अपन कुछ डिटेल लिखेंगे, है ना, कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, फिर एग्जांपल नोट करना। तो ऊपर वाले ये तीनों एग्जांपल नोट करो, कुछ नहीं लिखना उसमें, नोट में लिखेंगे जो लिखेंगे। ये जो नोट डाला है इसके अंदर लिखो if more than 1 long carbon chain, if more than 1 long carbon chain are possible, then that carbon chain is selected, then that carbon chain is selected which has maximum number of substituents. Then that carbon chain is selected which has maximum number of substituents. Okay, जब more than 1 long carbon chain possible है ना, तो कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे ज्यादा। तो इस एग्जांपल से समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल देख लो, देखो ये कंपाउंड है, इसमें भी लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो सारी पॉसिबिलिटी देखोगे सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं कि अपने को पता है ना। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिलेगी। अब जब 5 कार्बन की चेन मिलती है तो एक और 2 ग्रुप बचेंगे। और देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है। और चेक करो 1 2 3 4 5 6, अब 6 कार्बन की मिल गई तो 5 वाले को छोड़ देंगे हम, क्योंकि उससे ज्यादा लॉन्ग कार्बन चेन मिली। और अपना तो रूल ही ये लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो 5 से ज्यादा कार्बन की मिल गई मतलब वो लॉन्ग कार्बन चेन होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, जब मैं ये 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट करता हूँ ये वाली, तो मुझे कितने ग्रुप दिख रहे हैं 1 और 2, है ना। देखो मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ, ये 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट करी तो 2 ग्रुप मिल रहे हैं। उसके अलावा देखो अगर इसी कंपाउंड में एक और 6 कार्बन की चेन है, कौन सी वाली, देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देख लेते हैं सिलेक्ट करके, जब 6 कार्बन की मिल रही है, ये भी 6 कार्बन की, तो एक बार चेक करने में क्या जा रहा है। देखो ये वाली, ये जब 6 कार्बन की मैं चेन सिलेक्ट करता हूं, 6 कार्बन ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे कितने ग्रुप मिल रहे हैं 1 2 एंड 3। यहाँ कितने ग्रुप मिल रहे थे ओनली 2, यहाँ कितने मिल रहे हैं 3।
तो मैक्सिमम ग्रुप यहाँ मिल रहे हैं, चेन तो दोनों तरफ 6 कार्बन की ही है, बट उसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो इस वाली को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जब मोर देन 1 लॉन्ग कार्बन चेन पॉसिबल हो तो वो चेन प्रीफर की जाती है, उसको सिलेक्ट किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। क्लियर। तो इसके लिए भी ये चीजें लिख सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है, इसको क्यों सिलेक्ट नहीं किया, इसको क्यों सिलेक्ट किया। क्लियर, नोट कर लो।